डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज थी ये बीएससी एवं बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम सेकेंड ईयर का जो पार्ट है उसके अंतर्गत ही चल रही थी। यहाँ पर पिछले हमने जो वीडियो है उनमें जो यूनिट नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट था युगपत अवकल समीकरण, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी की। तो उसी सीक्वेंस में आज हमारा ये 4 प्रश्नों का एक पेयरिंग को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं यहाँ पर। अब ये जो चारों हमने क्वेश्चन लिए हैं ये अलग अलग तरीके से आपके हल हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि किस तरीके से आप इसको कर पाओगे। वैसे हमने युगपत अवकल समीकरण में जो पहला मेथड पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? प्रतीकात्मक विधि। सबसे पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा था? प्रतीकात्मक विधि। तो होगा तो प्रतीकात्मक विधि से किस तरीके से आप उसको अप्लाई करोगे ये आपको इन चारों प्रश्नों में समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो हमारे पास अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बारे में सोचते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सबसे इसका इजी जो क्वेश्चन वाला जो टाइप है सबसे इजी वाला है यहाँ पर। इससे इजी इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते इस तरीके की, क्योंकि इनके लिए जो प्रतीकात्मक विधि है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती उसको सोल्व करने में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की हम एक बार बात करें यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत सबसे पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इनको समझेंगे कि किस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात की हमने क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम रीराइट करते हैं एक बार दोबारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर t। सेकेंड इसका पार्ट है dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू ई की पावर 2t। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? एक है, वो कौन सा है? t, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन से है? दो। कितने? एक तो x है और एक y। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर तो हमारे पास दो आंसर्स हमें मिलेंगे यहाँ पर। एक तो हमारा क्या होगा, x और y के में रिलेशन होगा किसके साथ? t के साथ। और दूसरा भी क्या होगा, या यूं कह सकते हैं कि एक तो रिलेशन होगा आपका कौन सा, इस तरीके से कि x इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t एंड y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि जितने आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होंगी, समीकरण के हल हमें प्राप्त होंगी। यदि यही इक्वेशन 3 डिपेंडेंट वेरिएबल में होती है x y z में, ठीक है, तो उस कारण आपको 3 आंसर मिलते हैं यहाँ पर। तो जितनी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी ही आपको समीकरणों के आंसर वहां पर देने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो समीकरण हमें मिल गए। सबसे पहले हम इनको प्रतीकों में चेंज करते हैं। तो मैंने इस पहली वाली समीकरण को कैसे लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा इसको कि x माइनस 7, साथ में यहाँ पर क्या लगाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसी जगह ऐसे लिखा हूँ यहाँ पर। ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको d अपॉन dt दिखाई दे रहा है, इसके लिए क्या ले लिया मैंने, कैपिटल D। और साथ में इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ, तो मैंने क्या लिख दिया उसको कि d माइनस 7, और बाहर इनके ऊपर क्या लगा दिया, x लगा दिया, ताकि जैसे ही x दोबारा इन पर अप्लाई होगा तो फिर से उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। आगे क्या मिलेगा आपको, y, तो प्लस का y इक्वल टू ई की पावर t। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया, ये वाला यहाँ से। तो यहाँ से हमने देखा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आ जाएगा, पहले x को ले लो उसके बाद y को। तो x को लिया तो x कितना होगा, माइनस का 2x, और यहाँ से इसको देखा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y माइनस, तो साथ में क्या मिल जाएगा d माइनस 5, और क्या आ जाएगा y इक्वल टू ई की पावर 2t। इस तरीके से हमने दोनों समीकरण को चेंज कर लिया यहाँ पर किसके, प्रतीकात्मक विधि की सहायता से। जो पहले y था उसको हमने यहाँ ले लिया आगे, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो x के नीचे x आ जाए और y के नीचे y आ जाए, और जो इधर के पद है वो इधर राइट हैंड साइड आ जाए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दोनों को अरेंज कर लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि यदि मुझे यहाँ से y को हटाना होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, d माइनस 5 होना चाहिए था, और यदि x को हटाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, d माइनस 7 होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसके साथ भी क्या लगा ले, d माइनस 7 लगा दे, ऊपर क्या लगा दे, माइनस 2 लगा दे, ताकि हमारा ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ताकि आपको नेगेटिव घटाना भी नहीं पड़ेगा, केवल सिंपल ऐड करने से काम हो जाएगा यहाँ पर। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले को मैं d माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ताकि नीचे मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में आपको सिर्फ एक पद को आपको सिमिलर करना है यहाँ पर। तो हमने इस समीकरण को क्या किया, इसको ले लेता हूँ मैं 1 नंबर, इसको ले लेता हूँ मैं 2 नंबर। तो यहाँ से हमने किया समीकरण 1 को d माइनस 5 से गुणा कर 2 में से घटाने पर, 2 में से घटाने पर
कि हमने क्या किया कि समीकरण ए को किससे गुणा किया, d-5 से, और फिर क्या किया, उसको 2 से घटा दिया। ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा d-7 एंड d-5, क्योंकि ऊपर वाली समीकरण किससे गुणा कर रहे हैं, d-5 से। साथ में आ जाएगा x, इधर को क्या आ जाएगा d-5, और साथ में आ जाएगा y, उधर को भी जाओ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा d-5 और साथ में e की पावर t। नीचे वाली समीकरण एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं करना पड़ा हमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा d-5 y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर 2t। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने पर चिन्ह इस तरीके से आ जाएंगे, या माइनस, तो माइनस की वजह से ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस। रिमेनिंग पार्ट यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पर, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या रहा, यहाँ से रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो साथ के साथ, तो d से d मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा d², 7d यहाँ से, 5d यहाँ से, दोनों मिलकर कितने हो गए, माइनस के 12d हो गए। यहाँ से कितना आ गया, 7 पंजे 35, किसके हो गए, प्लस के, और साथ में क्या आ गया, x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव का था, किसका हो गया, ऐड हो गया अब यहाँ पर, तो ऐड हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस के 2x और मिल जाएंगे यहाँ से, इसकी हेल्प से, नीचे वाली की हेल्प से, ये कैंसिल हो ही गए थे। यहाँ से देखिए, जब d के ऊपर e की पावर t अप्लाई होगा तो क्या करेगा, इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेगा। कौन करेगा, ये तो करेगा, तो ऐसे क्या जाएगा, e की पावर t पहला पद, दूसरा आ जाएगा -5 से जब ये गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 5 e की पावर t, ये भी हो गया। नीचे वाले में माइनस का चिन्ह, तो क्या आ जाएगा, माइनस का e की पावर 2t। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका शेष रिजल्ट ये रहा। अब इसको अरेंज करेंगे और वही पहले वाले तरीके से इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे आप। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे अरेंज करो इसको, तो d² माइनस के 12d और 35 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 37। तो यहाँ से आ जाएगा आपका d² माइनस के 12d प्लस के 37, और साथ में आ जाएगा x। इधर को हमारे पास क्या है, इधर को हमारे पास है e की पावर t, दोनों मिलकर यहाँ से इसको भी सोल्व कर लो, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4, तो माइनस के 4 e की पावर t और माइनस का e की पावर 2t। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन रही। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमें दिखाई दे रही है, ये सिंपल आपकी एक समीकरण है, कौन सी, अचर गुणांकों की ये क्या है आपकी n कोटि की अवकल समीकरण है यहाँ पर, जो कि हमने यूनिट नंबर जो सेकंड में, जिसके बारे में खूब सारा हमने पढ़ा था, वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे वहां पर। तो इसी प्रकार की समीकरणों के हमने सभी प्रकार के मेथड हमने वहां पर पढ़े थे, तो उसी मेथड से क्या होगा, ये वाली समीकरण यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट हम यहाँ पर निकालेंगे, कौन सा, पहले इसका CF निकालेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे, PF। तो CF निकालने के लिए देखो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से हम इसमें जो d के स्थान पर m रिप्लेस करते हैं, और जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 1। तो हम उसको लिखने के बजाय डायरेक्ट इसकी सहायक समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने इसकी डायरेक्ट क्या लिख दी, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण का मतलब सभी समझने लग गए हैं यहाँ पर। तो सहायक समीकरण इसकी क्या हो जाएगी, m² माइनस के 12m और प्लस का कितना आ जाएगा 37 इक्वल टू 0। सीधा सीधा हमने क्या लिख दी, इसकी सहायक समीकरण यहाँ पर लिख दी। अब इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, इसकी m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो m की वैल्यू के लिए हमने श्रीधराचार्य यहाँ पर लगा दी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से m इक्वल टू माइनस का b यानी प्लस का 12 प्लस माइनस b² यानी कितना आ जाएगा 144 माइनस का 4ac, तो 4 से ये गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, देखो 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 के 8 2 4 12 2 14 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इसको और आगे यदि हम सोल्व करें यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 प्लस माइनस 144 में से 148 जाएंगे तो माइनस के 4, माइनस 4 को यदि मैं सोल्व करूँ तो माइनस प्लस माइनस का 2 आयोटा मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको और सोल्व किया तो m के दो मान मुझे क्या मिल गई, एक तो क्या मिल गया 6 प्लस माइनस आयोटा, ये मुझे m की दोनों वैल्यू मिल गई यहाँ पर, जो कि क्या है इमेजिनरी वैल्यू है यहाँ पर। इमेजिनरी वैल्यू कहीं या काल्पनिक संख्या है, इनको कहीं हम यहाँ पर, तो ये हमें m के दो मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से इसका CF लिखेंगे। तो CF क्या आ जाएगा, CF इक्वल टू आ जाएगा C1e की पावर, C1e की पावर, ये तो तब लिखते थे जब हमारे पास सारा का सारा जो आंसर होता था वो कौन सा होता था, वास्तविक संख्याएं होती थी। लेकिन अब की बार हमें क्या मिली, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके रियल पार्ट को लिखते हैं। तो रियल पार्ट कितना है 6, तो क्या आ जाएगा e की पावर 6t, क्योंकि हमारे पास जो
इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था यहाँ पर कौन था, टी था। यहाँ पर हमारे समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, टी। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर 6t। फिर आ जाएगा c1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा cos बीटा t, और दूसरा क्या आ जाएगा c2 sin t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका CF यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होता है, पूरक जो फलन होता है, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट लाइन में इसका पीआई निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, विशिष्ट समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, विशिष्ट समाकलन, इसका हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो विशिष्ट समाकलन इसका ज्ञात करें तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, पीआई बराबर क्या आ जाएगा हमारा कि 1/fd, 1/fd, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा जो भी है क्यू किसमें, टी में, तो क्या लीजिए QT, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसकी फॉर्म में, टी की में, तो हमने इसको क्या लिख दिया QT। वैल्यू रखें यहाँ पर, तो 1/fd, fd का भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये हमारा fd रहा यहाँ पर। तो क्या था, d² माइनस का 12d प्लस के 37। इधर को देखा हमने यहाँ पर कि जो हमारा QT था, QT की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस दोनों में से कॉमन ले लो आप यहाँ पर, तो माइनस को मैं यहाँ ले सकता हूँ, इसके आगे जस्ट बिल्कुल, तो क्या लिख दिया 4e की पावर t प्लस e की पावर 2t, इस तरीके से 4e की पावर t प्लस e की पावर 2t। नेगेटिव को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमारे पास जो हमें QT मिला यहाँ पर, QT में जो फंक्शन है वो कौन सा है, e की पावर 80 जैसा है यहाँ पर। तो इसका काम भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे e की पावर हम 80 का वहां पर करते थे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। तो जब हम बात करें इसको सोल्व करने की, तो यहाँ पर आप एक बार इस फंक्शन को ले लो, एक बार इसको ले लो, क्योंकि दोनों में अलग अलग है यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि जब हम इस तरीके से इनको सोल्व करते हैं तो हम पहले ये चेक करते हैं कि d के स्थान पर t का जो गुणांक है, यानी t का जो मल्टीप्लायर है, उसको रखने पर क्या ये 0 तो नहीं हो गया। हम ये चेक करते थे, अगर यदि 0 नहीं होता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है, जो कि आप अच्छे से जानते हो क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हमने यही सीखा था। और उस समय भी ये बात की थी कि आपको यूनिट नंबर जो 2 है वो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसी की सहायता से आगे हर जगह ये एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर आपकी 2 वाली थी वो हर जगह उपयोग में होगी, आपकी फर्स्ट यूनिट से लेकर आपकी लास्ट यूनिट तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो e की पावर t, जो t का जो गुणांक है 1 को यहाँ रखूंगा और चेक करूंगा कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा माइनस को बाहर ले लिया कंप्लीट यहाँ से, -1 को, और पहले वाले में मैंने यहाँ रखा तो 4 तो आएगा इसका ऊपर से, यहाँ से क्या रखा t के स्थान पर 1, तो 1 आ गया, फिर माइनस के 12 आ गए, और फिर कितना आ गया 37। तो ऐसा करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, तो 0 नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा पहले वाले का आंसर। अब दूसरा वाला कौन सा था, e की पावर 2t, इसको भी देखो, तो इसका यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके साथ 1 है तो 1 की जगह हमने 1 लिख दिया। नीचे वाले में रख के देखा d², तो d के स्थान पर 2 रखूंगा तो 4, यहाँ पर d के स्थान पर 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, और यहाँ कितना आ जाएगा 37, और यहाँ क्या होगा आपका e की पावर 2t, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से इसको और आगे सोल्व किया तो देखो माइनस यूं का यूं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ से देखा ये दोनों मिलकर कितने हो गए 38, 38 में से 12 जाए तो कितने आएंगे 26, 26 आएंगे ना यहाँ पर, कि जब हम 38 में से 12 घटाएं तो 38 में से पहले 2 घटा लो कितने आए 36, 36 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 26, तो ये कितना आ जाएगा 4/26 e की पावर t। दूसरा वाला देखें यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको भी देख लो, इसमें से पहले ये घटा लो, कितने आ गए 20, कितने बचे माइनस के 20, अब माइनस के 20 इसमें से घटाएं तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के 17, 20 घटाने पर कितने आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के प्लस के 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/17 e की पावर 2t। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, इसका पीआई भी हमने ज्ञात कर लिया। अब ऐसा करने पर हमें इसका जो एक भाग है वो हमें ज्ञात हो गया, एक भाग इसका क्या मिलेगा, इसको और सोल्व कर लो, तो माइनस का 2/13 e की पावर t और माइनस के 1/17 e की पावर 2t। ये कौन सा भाग मिल गया हमें, एक भाग इसका, जिसमें CF भी ज्ञात हो गया और PI भी ज्ञात हो गया। तो इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5 के नाम से, यहाँ ये आ जाएगा आपका PI। ठीक है, अब हमें CF भी प्राप्त हो गया, PI भी प्राप्त हो गया। तो ऐसा करने पर जो हमारी समीकरण नंबर 3 थी, यानी जो हमारी n कोटि की जो अवकल समीकरण थी, उसका हमें एक मान प्राप्त हो गया, कौन सा, x वाला।
तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसको मिटाकर लिखूँ तो मुझे एक मान इसका क्या मिल गया यहाँ से, एक मान हमें मिल गया यहाँ पर समीकरण 4 व 5 की सहायता से। समीकरण 4 व 5 की सहायता से, समीकरण 4 और 5 की सहायता से मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, किसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, x की। तो x बराबर CF को सबसे पहले लिखो। तो CF में हमने देखा क्या मिला, e की पावर 60 C1 cos t और C2 sin t, एक तो हमें ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है। फिर PI इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2/13 e की पावर t, और क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/70 e की पावर 2t। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया, इसके एक भाग हमें इसका प्राप्त हो गया x वाला। अब इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है y वाला, वो भी हम इसी तरीके से इसमें प्राप्त करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आगे का भाग देखिए। अगले वाले भाग में मैं x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। अब x की हेल्प से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की। तो y को देखो हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। y को अलग करेंगे तो सारे पार्ट इधर को चले जाएंगे, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या रखना पड़ेगा, dx/dt। तो जो हमने इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त करी, इसी को क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे और उसकी हेल्प से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, dx/dt यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और उसको उठाकर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो उसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा, y भी हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएंगी तो हमारी समीकरण का हमें दोनों जो आंसर है, जो युगपत अवकल समीकरण के जो युग में जो आंसर होते हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं नेक्स्ट इक्वेशन 6। समीकरण 6 का अवकलन, पता है ना आपको अवकलन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें y का मान और निकालना है यहाँ पर अवकलन करने पर। समीकरण 6 का अवकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समीकरण जो हमें दी गई समीकरण थी उनकी सहायता से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू और निकालनी है, और उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, dx/dt की। इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम dx/dt निकाले तो dx/dt हमें क्या प्राप्त हो गया, dx/dt बराबर, देखो यहाँ से देखो, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ, ताकि मैं u डॉट v की सहायता से इसको क्या कर लूंगा, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं u मान कर इसको छोड़ दूं तो मुझे क्या मिल गया, e की पावर 60 मिल गया। फिर अंदर गया मैं c1 cos का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, तो क्या आ जाएगा sin t। यहाँ से देखा तो इसका क्या हो जाएगा c2 cos t, इस तरीके से। ठीक है, और आगे बढ़े यहाँ पर, तो अब की बार क्या आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। अब की बार इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका के लेकर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा 6 e की पावर 2t, इस पूरे को जो कर दो c1 cos t प्लस c2 sin t। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ तक का तो हो गया। अब आगे चलो, तो माइनस का 2/13 e की पावर t, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1/70 तो एज इट इज रहेगा ये, तो क्योंकि तो कांस्टेंट है। जैसे इसका करूंगा तो e की पावर 2t का e की पावर 2t, लेकिन जब 2t का दोबारा करूंगा तो वहां से 2 और मिल जाएगा, तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, एक डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास dx/dt की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस समीकरण की सहायता से क्या निकालेंगे, y का मान। तो यह लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण से
चूंकि दिए गए समीकरण से, तो दिए गए समीकरण से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा y इक्वल टू, क्या मिलेगा, y इक्वल टू e की पावर t माइनस dx अपॉन dt, और क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस के 7x। इस तरीके से हम इसको वहां पर लिख लेंगे, क्योंकि हमें इन चीजों की जरूरत है यहाँ पर, तो हमने इनको कहाँ लेके एक तरफ लेकर वहां से किसको अकेला कर लिया, y को अकेला कर लिया। अब बाकी चीजों के मान किस में रखेंगे, इस समीकरण में, ताकि हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाए, y की वैल्यू और प्राप्त हो जाए। तो इन सभी के मान उठाकर कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर। तो एक तो हमें रखना है किसका मान, e की पावर t, ये तो एज इट इज आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर t, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद देखा माइनस का dx अपॉन dt, इसको लिख लो पूरा, तो माइनस का e की पावर 60 c1, यहाँ से इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, c2 को पहले लिख लो और c1 को बाद में लिख लो। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं, इस माइनस को पूरी से बाहर ले लो यहाँ पर। तो हमने लगा दिया माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, पहला वाला जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, और यहाँ से आ जाएगा c2 sin t, c2 cos t, डिफरेंशिएट करने में क्या था, cos t, तो c2 cos t माइनस c1 sin t हो गया यहाँ तक का। इसमें भी नेगेटिव लगेगा तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, माइनस का 6, और क्या आ जाएगा, e की पावर 2t 60, हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा, e की पावर जो हमारे पास है डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो ये हमारे पास था, यहाँ से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो सिर्फ हाँ ये 6 आएगा, 6 ही है ना आपके पास, तो 6 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 की पावर कितना आ गया, 60, ठीक है। और आगे देखा यहाँ से, और आगे में क्या मिल जाएगा, c1 cos t प्लस c2 sin t। तो ये जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ। अब आगे वाले भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, 2/13 e की पावर t और प्लस का 2/17 e की पावर 2t। हो गया यहाँ तक का कंप्लीट का, जो हमारा यहाँ तक का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें और क्या रखना है, हमें रखना है प्लस का 7x, यानी 7 गुणा x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, x हमारा कौन सा था ये, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7e की पावर 60 c1 किसका, c2 था यहाँ पर, ये तो c1 ही है, तो लिख देंगे इसको c1 cos t, यहाँ से आ जाएगा प्लस का c2 sin t, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस के 2/13 नेगेटिव के, अच्छा 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 7 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, माइनस के 14/13 e की पावर t, और क्या आ जाएगा, माइनस के 7/17 e की पावर 2t। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट हमें जो लिखना था वो हमने तीनों स्टेप को यहाँ पर लिख लिया, अब सिर्फ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना चाहिए हमें, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो वाली है उनको सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, ताकि बाकी बचे हुए पार्ट को हम आगे लिख पाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ से देखो कॉम्प्लेक्स से, तो कॉम्प्लेक्स से आपने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर देखो कितना है, माइनस के 6e की पावर 60, और यहाँ पर कितना है, माइनस का e की पावर 60। अब इनमें से देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखा आपने माइनस के 6 यहाँ पर, माइनस के ये हैं, दोनों के दोनों किसके हैं, माइनस के यहाँ पर। अब अंदर गए हम यहाँ पर, तो ये तो किसका है, c1 तो किसका है, पॉजिटिव का, और यहाँ से किसका है, नेगेटिव का, लेकिन दोनों में ये जो चीजें हैं ये आपको अलग अलग मिल रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इनमें से किसको कॉमन ले लिया, e की पावर जो हमारे पास 6 है, 60 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, इसमें से तथा इसमें से। अब अंदर देखो क्या मिलने वाला है, अंदर देखो c1 के साथ एक जगह तो मिलने वाला है नेगेटिव का, और एक जगह किसका मिलने वाला है, ये भी नेगेटिव का, लेकिन बाहर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव की हेल्प से किसका हो जाएगा, c1 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ही किसका था, नेगेटिव का, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, c1 दोनों में से कॉमन लेने पर एक तो प्राप्त हो जाएगा आपको किसका, ये तो किसका मिल जाएगा, नेगेटिव का, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sin t माइनस cos t। इस तरीके से दोनों में से c1 कॉमन लेने के बाद दोबारा देखो, जब ये इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ किसका हो जाएगा, ये नेगेटिव का, लेकिन कितने, 6,
तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, इस वाले में 6 मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 cos t हो जाएगा ये पहले वाले। C2 पे आ जाओ, C2 को देखो यहाँ पर, C2 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो C2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर C2 किसका है, नेगेटिव का, और यहाँ पर भी किसका मिलने वाला है, नेगेटिव का। तो दोनों जगह ये नेगेटिव होने वाला है, तो हमने इसको नेगेटिव का ही पूरा कॉमन ले लिया। तो C2 को जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर तो कितना आ गया, नेगेटिव के साथ कॉमन लेने पर यहाँ तो बचा आपके पास सिर्फ cos t, और इधर गए C2 के साथ, तो ये किसका था, प्लस के 6 sin t के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव था इसके साथ भी, तो वो भी हमने इसके साथ बाहर ले चुके हैं। हो गए दोनों कंप्लीट यहाँ पर। उसके बाद आओ नेक्स्ट आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बाद अब आ जाओ e की पावर t, जहां जहां e की पावर t है सबको एक साथ अरेंज कर लो। एक हमने यहाँ पर और छोड़ दिया, ये और रह गए हमारे यहाँ पर, इसको ले लेते हैं एक बार, रुकिए थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ से इसको छोड़ दिया। तो सबसे पहले हमने ले लिया कॉमन यहाँ पर किससे, e की पावर 6t को कॉमन ले लिया। अंदर देखा यहाँ पर कितना आ गया, C2 को लेते हैं, तो C2 cos t, एक तो ये आ गया, और आए C2 के साथ, तो एक C2 यहाँ पर है, तो माइनस का 6 C2 sin t, ये भी हो गया। फिर और आ गए यहाँ पर C2 के साथ, तो C2 और कितने का मिलेगा, प्लस का C2 किसका हो गया, 7 किसका आ गया यहाँ पर, sin t का, तो 7 C2 sin t, इस तरीके से हो गया कंप्लीट यहाँ पर। उसके बाद आ जाओ हम नेक्स्ट C1 पर, तो C1 के लिए देखा हमने तो कितना आ गया, माइनस प्लस का C1 sin t आ गया। यहाँ से देखा तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये तो किसका आ गया, प्लस का, ये किसका आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस का देखो C1 के साथ क्या मिला, 6 C1 cos t, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो C1 यहाँ पर और है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 7 C1 cos t, इस तरीके से। तो ये हो गया कंप्लीट, जो हमारे पास 6t e की पावर 6t के साथ जो भी कॉमन लेना आने वाला था वो सब कुछ हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे e की पावर t वाला, e की पावर t देखो सबसे पहले वहां पर, तो e की पावर 2 यहाँ आपने वहां से ले लिया कॉमन, वहां पर इसके साथ क्या था 1, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो और कहां पर मिलेगा, एक यहाँ पर आ गया, किसका है, 2/13, ये भी हो गया 2/13। उसके बाद देखा यहाँ से हम गए और हमें तो और कहां पर मिला, यहाँ पर, तो वो कितना है, माइनस के 14/13, ये भी कंप्लीट हो गया। हो गए सारे। अब आ जाओ किस पर, सिर्फ e की पावर 2t जो आपके पास रहे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गए, हमारे पास यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पे जाके कितना है, 2/17 e की पावर 2t, और नीचे आए यहाँ पर तो एक आपको यहाँ मिलेगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 7/17 e की पावर 2। तो ये हमारे पास शेष उसका भाग रहा है यहाँ पर। अब सभी को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे थोड़ा, और उसके साथ हम फिर y की वैल्यू लिख पाएंगे यहाँ पर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू पहला तो आ जाएगा e की पावर 6t, यहाँ देखा C2 कितने हो गए, C2 यहाँ से देखो 6 और यहाँ से कितने 7, तो कितना बचा 1, तो हमने लिख दिया C2 sin t माइनस का cos t सोल्व करके, क्योंकि यहाँ से एक यहाँ से बचा था, एक यहाँ से बचा था, दोनों को एक साथ लिख दिया। सेम वे में यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर किसके बच रहे हैं, पॉजिटिव का यही है, पॉजिटिव का यही है, तो C1 sin t प्लस cos t, दोनों किसके थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिए। उसके बाद देखिए ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। अब चलिए यहाँ पर, अब क्या था हमारा e की पावर t, e की पावर t के साथ देखो, यदि इसका एलसीएम ले लिया जाए तो किसके साथ आएगा, 13 के साथ। 13 के साथ पहला 13, दूसरा कितना आ जाएगा 2, और तीसरा कितना आ जाएगा माइनस के 40। यहाँ से देखिए e की पावर 2t कितना आ जाएगा, सीधा सीधा इसको तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक साथ ही, तो माइनस का 7 और प्लस का 2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे 5, तो माइनस के 5/17 e की पावर 2t। तो ये हमारे पास इसका भी रिजल्ट होगा। इसको और सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा जो भी हमारे पास है 15 में से 1 गया तो वो सिर्फ 15 में से 14 गया तो 1। तो नेक्स्ट लाइन में इसको और क्या लिख सकते हैं, e की पावर 6t C2 sin t माइनस cos t, और क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C1 sin t प्लस cos t,
और नेक्स्ट वाली लाइन से क्या आ जाएगा e की पावर t, और साथ में कितने 15 में से 14 गया तो 1, तो केवल कितना आ जाएगा e की पावर t अपॉन 30, और यहाँ से हमारे पास है माइनस का 5 अपॉन 17 e की पावर 2। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई तथा x की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारे दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, इस युगपत अवकल समीकरण के क्या हो जाएंगे आंसर। तो इसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन से ले लेता हूँ 7 नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक तो 6 तथा 7, समीकरण 6 तथा 7, समीकरण 6 तथा 7 युगपत अवकल समीकरण, युगपत अवकल समीकरण के हल हैं। तो ये दोनों समीकरण 6 तथा 7 हमारे क्या हैं, उस युगपत अवकल समीकरण के हल हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन